राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है, ममता बनर्जी ने 3 घंटे के भीतर ही अपना धरना खत्म किया। चुनाव आयोग की ओर से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही थी। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर हो गई थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बांटने की बात कही थी और इसी पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने से बैन लगा दिया था। ममता बनर्जी 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया और वहीं ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। ममता बनर्जी धरना स्थल पर व्हीलचेयर पर ही धरने पर बैठी थी। इसी दौरान उन्होंने पेंटिंग भी बनाई थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से ममता बनर्जी पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में कार्रवाई हुई है। बीजेपी ने उनके बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने कहा था कि वो सांप्रदायिकता को आधार बनाकर वोट मांग रही हैं। फरियाद नहीं, कोई शिकवा नहीं, उनके पर भी केस किए थे, मगर एक बार दीदी को अपनी एकता का परिचय बता देना चाहिए। एक बार आप लोग इस चुनाव में तीनों की तीनों सीटें भाजपा और सहयोगी दल को जिताकर बता दो कि दीदी, गोरखा और भाजपा का गठबंधन जो है ना, ये अटूट गठबंधन है, भगवान ने बनाया हुआ गठबंधन, इसको आप तोड़ नहीं सकते। और ये चुनाव हमारे लिए, ये चुनाव जो है हम सबकी एक प्रकार से परीक्षा है। भाजपा और गोरखा की एकता को तोड़ने का घिनौना प्रयास तृणमूल कांग्रेस और दीदी ने किया है। इसका मुंह तोड़ जवाब देना, उसको समझाना है कि ऐसे जुर्म कर आप हमें तोड़ नहीं सकती, हमारे बीच में भेद नहीं कर सकती। तीनों की तीनों सीटें कमल के और साथी दलों को छिताकर दीदी को एक स्पष्ट संदेश एक बार भेज दीजिए कि दीदी जुर्म से झुक जाए, जुर्म के सामने झुक जाए। वो गोरखा नहीं होता है, गोरखा लड़ने वाला होता है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, गोरखा कभी जुर्म के सामने झुकता है क्या? झुकता है क्या? पूरे बंगाल के अंदर इस दीदी ने सिंडिकेट का राज चला है, घुसपैठिए घुसाए हैं और घुसपैठियों के माध्यम से वो अपनी वोट बैंक खड़ी करे। मित्रों, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध, ये दीदी ने बंगाल की राजनीति को सबसे नीचे स्तर पर ले जाने का काम किया है। This is a black day for Indian democracy, a black day for Indian democracy. When you can't beat us, you ban us. এটা গণতন্ত্রের কালো দিন, সত্যি এটা গণতন্ত্রের কালো দিন। আমাদের ইলেকশনে হারাতে পারবে না, তাই আমাদের ব্যান করে। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो? ममता बनर्जी तो खुद बयान देने के बाद हम लोग को एक वीडियो आया है जहां पे सीआईएसएफ को मार रहे हैं, तो सीआईएसएफ को जख्मी कर रहे थे। तो उसी टाइम ममता बनर्जी के जो एक नारे थे, जो एक दल उसका घेराव करेंगे और एक दल बूथ लूटेंगे, जैसे पंचायत में हुआ था, लोकसभा में कुछ हुआ जगह में हुआ था, तो उसी करने के लिए गए थे। उसलिए आज 4 आदमी का डेथ हुआ। एक कोई खराब नहीं हुआ। सरकार ऐसे नहीं आते, काम करने के बाद सरकार आते। कभी किसी को वोट लूटना ममता बनर्जी का काम है। इसी के खिलाफ जो हुआ है अच्छे हुआ है। प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश गए हैं वो वोट मांगने बंगाल में। अरे ममता दीदी तो
कोई देश के साथ संपर्क रखना भी नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी खुद पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा प्राइम मिनिस्टर गए थे संपर्क बढ़ाने के लिए। वो एक दिन का बात नहीं है, 30 का बात है, बहुत सारे की बात है। लेकिन जो ममता दीदी चाहते हैं पश्चिम बांग्लादेश, पश्चिम बंगों को करने थे, लेकिन प्रधानमंत्री से रिलेशन जोड़ने चाहते हैं। ये राजनीतिक सोल्यूशन मोदी जी चाहते हैं और ममता बनर्जी सिर्फ पॉलिटिक्स जानते हैं। उन्होंने एक प्रधानमंत्री को पाकर जो बोलते हुए अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। ओ दीदी का भी गुस्सा होता है उसको दीदी बोलने से, तो क्या बोलो दीदी, आपको पीसी बोलने से आप अच्छा रहेंगे। प्रधानमंत्री का हर टाइम इतना रेस्पेक्ट देके बोलते हैं, लेकिन उसका भतीजा चोर होगा, कोयले माफिया के साथ जुड़ा हुआ है, हर दिन पैसा चोरी करेगा, कोयला चोरी करेगा, डाकती करेंगे, उसको क्या अच्छा बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी है पश्चिम बंगाल में हर युवा का क्षेत्र में यही है नारा, मोदी 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 बस। तो चुनाव आयोग के खिलाफ दीदी ने आज धरना प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया है। इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर, जिसके बाद आज धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी का देखने को मिला। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने खुद एक बयान दिया था मुस्लिम वोटों को बांटने का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम वोट बंटने नहीं चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि विवादित बयान मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो आज धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी ने किया। 5वें चरण के चुनाव प्रचार की तैयारी पश्चिम बंगाल में चल रही है। 4 चरणों का इलेक्शन अब तक हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया जो है 4 चरणों की अब तक हो चुकी है, लेकिन 5वें चरण का जो चुनाव प्रचार है उसमें जिस तरह की बयानबाजी अब तक देखने को मिली, उसके चलते रोक लगा दी गई, बैन लगाया गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है इस समय पूरी तरीके से गरमाई हुई है। वहां आपको बता दें कि
चुनाव प्रचार पर बैन ममता बनर्जी के लगाया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी का धरना शुरू हो गया। हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। पीएस पांडे जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। प्रीति दुबे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीएस पांडे जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, प्रचार पर बैन लगा दिया, मतलब प्रचार रोका तो धरना शुरू, क्या होगा इससे? अजय जी नमस्कार। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में एकमात्र प्रचारक टीएमसी की ममता बनर्जी हैं और बीजेपी अगर जो अभी तक स्टैंड लेकर के चल रही थी कि हमको सरकार बनाने जा रहे हैं, चारों चरणों में इनकी जीत तो हुई नहीं, एकदम पीछे जा रहे हैं ये, और इनसे सरकार बनने वाली नहीं है, तो 4 चरण और कैसे प्रभावित हो, ये सारा गुणा गणित करके चुनाव आयोग को जो है इनका इंस्ट्रक्शन उसी तरीके का है, चुनाव आयोग ने दिया है। ठीक है, धरना पर बैठी है ममता बनर्जी, अब देखिए क्या करते हैं, उनको मार करके जो है जेल में बंद कर दें। लोकतंत्र में यही तो होगा, यही तो लोकतंत्र का अच्छा नमूना पेश किया जाएगा। लोकतंत्र में किसी को अपनी बात कहने का कोई भी हक नहीं है। धरना पर बैठी है तो चुनाव आयोग अब उनको जो है मार करके, उसके पास सेंट्रल फोर्सेज है, अब उनको जो है मारे और ले जाकर के जेल में बंद कर दे। अब तक हुआ ऐसा? पीएस पांडे जी, एक मिनट। पीएस पांडे जी, अब तक हुआ ऐसा जो ममता बनर्जी के साथ मारपीट की गई हो, उनको ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया हो, अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ये किया गया? मैडम, ममता बनर्जी धरना पर बैठी हैं, चुनाव प्रचार पर जो है रोक लगाई गई चुनाव आयोग के द्वारा। दूसरा क्या ऑप्शन लेंगे ये? चुनाव आयोग के पास और क्या विकल्प है? 2 ही स्टैंड ले सकते हैं ना ये, या तो ये चुनाव प्रचार से रोकें या उनको जेल में बंद करें। अब चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि ये क्या करना चाहता है, देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, प्रीति दुबे जी जवाब दीजिए, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से आपसे जो कराया जा रहा है वो कर रहे हैं। पहले तो ममता बनर्जी के प्रचार पर आप बैन लगवा देते हैं, उसके बाद वो धरना प्रदर्शन करती हैं, तो भी बीजेपी वालों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ तंज कसे जाते हैं। काजल जी, सबसे पहले तो मैं आपको चैत्र प्रतिपदा की शुभकामनाएं दूंगी और प्रेम पांडे जी को भी मैं शुभकामनाएं दूंगी। और आज जो नववर्ष का समय है और जो टीएमसी की व्यथा है, अब ये खुद वहां पे बंगाल में काली की पूजा होती है। अब आप बताइए कि ममता बनर्जी एक बार अपना टांग तोड़ के बोलती है कि बीजेपी जी ने तोड़ा, बीजेपी तोड़ा, और आज अभी इलेक्शन कमीशन के पास हो जाती हैं। अब इसके बाद में जब उनके ऊपर माइनॉरिटी की अपील को लेकर अगर इनके पास में ये बैन लगाया गया है, तो उनको क्या लोकतंत्र में ही आज चुनाव आयोग आता है? आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में ही चुनाव आयोग आता है। चुनाव आयोग ने बैन लगाया है तो उसका पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेम पांडे जी ये बात क्यों नहीं करते हैं? कोई भी जब नियम है, कानून है, आप नियम कानून से ऊपर होते हैं। बंगाल भी हमारे भारत का ही अंग है, तो आप ये अलग क्यों हो रहे हैं? आप लोकतंत्र, कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर? भारत की लोकतंत्र की बात हो रही है। चुनाव आयोग को गठित करने वाला भारत का लोकतंत्र है, और भारत के लोकतंत्र में जब कोई ऐसी आया है, उन्होंने किया है, तो आप कैसे बात करते हैं? पीएस पांडे जी जवाब दीजिए। मतलब ममता के दरवाजे पर हार आहट दे रही है, जेपी नड्डा भी कहते हैं ये बात। तो पीएस पांडे जी आवाज सुन पा रहे मेरी? ठीक है, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक ब्रेक का वक्त भी यहां पर हो गया। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएस पांडे जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अगर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करता है तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन होगा क्या? एक तो इस सवाल का जवाब आप दीजिए और उससे पहले प्रीति दुबे जी ने सवाल आपसे कई पूछे थे, उनका भी जवाब दीजिए। वो प्रवक्ता जी की तो आवाज नहीं आ रही थी, उनका प्रश्न हमसे दोहरा लीजिए। तो ये प्रश्न जो आपने पूछा उसका आप जवाब आपको दे दें। ठीक है, बोलिए। वो उन्होंने क्या कहा था? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उनके पास अभी चलते हैं। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करता है तो इस तरीके से फिर धरना पॉलिटिक्स होगी बंगाल में? मैडम, धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक है। ये इससे भी आप मरहूम कर देंगे क्या हमको? नहीं, वो हक है, वो हक है। लेकिन जो ये वक्त चल रहा है ना, ये जो वक्त है इसको इस समय हर चीज में जो है ना, ये मतदान का वक्त है। अब हर चीज में राजनीति यहाँ पर देखी जा रही है। वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। अब बीजेपी वाले बोल देते हैं कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है टीएमसी की तरफ से। तो जो ये इलेक्शन का वक्त है ना, तो सवाल आप पर ही उठते हैं। बात ये है। तो और क्या वहां पर जो है समाजवाद चल रहा है क्या? कि मतलब जो चुनाव का वक्त है तो चुनावी माहौल के अनुसार ही ना वो धरना प्रदर्शन करेंगी। जब उनको जो है डिबार किया गया कि नहीं आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं, तो उनके पास और दूसरा क्या चारा है? आप लोकतंत्र, आप चाहते हैं कि लोकतंत्र से ये भी हमारा हक छीन जाए, विपक्ष जो है उससे भी मरहूम हो जाए? क्या चाहती है आप? प्रीति दुबे जी, जवाब दीजिए। हक छीनना चाहते हैं सारे टीएमसी का और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं आप ये बताइए, ये जो टीएमसी के प्रवक्ता जी हैं, ये बताएं कि माइनॉरिटी पे क्या हक खाली टीएमसी और ममता बनर्जी का है? आप बताइए कि वो हमारे लोकतंत्र का पार्ट है कि नहीं है? आप हमारे को हमेशा बोलते रहे हैं कि हम लोग सांप्रदायिक है, लेकिन सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक आप है। टीएमसी वाले क्यों घबरा रहे हैं? मैं बोल रही 10 साल ममता दीदी ने राज किया है। अगर 24 घंटा प्रचार नहीं करेंगी तो क्या ममता दीदी को वोट नहीं मिलेगा? क्यों इतनी घबराहट है? आज 10 साल की सत्ता के बाद में इतनी घबराहट है और आप साफ बोल रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। आप खुद आप कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि सिर्फ 48 घंटे प्रचार नहीं करेंगी, 24 घंटे प्रचार नहीं करेंगी तो क्या फायदा हो जाए? मतलब जानबूझ के लगवाया क्या बैन? अरे भाई, हमने कहाँ जानबूझ के लगवाए? वो बोल रहे हैं कि हमने बैन कर दिया। मैंने बोला चुनाव आयोग ने कोई बैन किया है तो वो सभी के ऊपर लागू है ना। आज हमारे किसी बीजेपी नेता पे भी किया गया है, तो क्या वो धरना प्रदर्शन करेंगे? आप एक बात बताइए कि लोकतंत्र में अपने अपना हर चीज का स्वभाव है। आज चुनाव आयोग का स्वभाव है, चुनाव आयोग ने जो चीज ली संज्ञान में उसको बैन लगाया। ऐसे ही तो चुनाव आयोग ने दुश्मनी तो नहीं निकाली है ममता दीदी से। जवाब दीजिए पीएस पांडे जी। चुनाव आयोग की ममता दीदी से कोई दुश्मनी नहीं है। प्रवक्ता के मुंह से शोभा नहीं देती, इसलिए कि सरकारें बनती है जनता के मैंडेट से। और जरा इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने जो है मणिपुर और गोवा में मैंडेट का पालन किया था। लोकतंत्र का हत्या करने वाले लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र है। कहाँ लोकतंत्र है? और जो है आप ममता बनर्जी की बात करते हैं, एकमात्र प्रचारक जो टीएमसी की आप लोगों के नाक में दम करके रखी है, एकमात्र
स्टार प्रचारक हैं वो। आपके सभी फोर्स के ऊपर एकमात्र महिला जो है भारी पड़ गई आपके ऊपर। आप चाहते हैं कि चुनाव से वो डिबार रहे, प्रचार न करें ताकि आपकी सरकार बने, वो संभव है नहीं। जो चार चरणों में देखा गया कि आप बहुत पीछे चल रही हैं, बहुत पीछे चल रही है मैडम, आपकी सरकार वहां बन नहीं रही है। आप लोग इसलिए जो है चाहती हैं कि किसी भी तरीके से इनका एकमात्र स्टार प्रचारक को भी चुनाव प्रचार से हटा दिया जाए। सिर्फ बौखलाहट, प्रीति दुबे जी, सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट। मतलब बीजेपी ने पूरी की पूरी कैबिनेट को उतारकर पश्चिम बंगाल में छोड़ दिया है कि आप जाइए प्रचार करिए। अब उनका सामना करने के लिए ममता बनर्जी सिर्फ अकेले वहां पर खड़ी हुई है, तो यहाँ डर तो दिखाई देता है। सिर्फ एक स्टार प्रचारक को टक्कर देने के लिए आपने पूरी कैबिनेट उतार दी है। काजल जी, आप एक बात बताइए कि जब अगर चुनाव होता है तो बीजेपी की अपनी एक रणनीति होती है। बीजेपी हमारे आपने कौन सा लोकतंत्र और हमारा मैंडेट, जनता का मैंडेट क्या था? चाहे कितने भी बड़े नेता हों, वो कार्यकर्ता है बीजेपी के। और हम चुनाव में जब हार और जीत की बात होती है तो हम कितनी भी फोर्स लगा दें। मैंने क्या बोला, बंगाल में तो 10 साल राज किया है ना, तब टीएमसी खाली क्यों हो गई? आप अपने आप से सवाल पूछिए, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं, हम बिगुल बजा के आ रहे हैं। ममता दीदी को घबराहट है, हम तो बंगाल में ममता दीदी की सरकार अभी तक तो है ही है, इसके बाद घबराहट किसको है? ममता दीदी को छोड़ के जाने वाले क्यों? जवाब दे, उनसे जवाब पूछिए आप कि ममता दीदी को छोड़ा क्यों उन लोगों ने। पीएस पांडे जी, ठीक है पीएस पांडे जी, अब वो सवाल आपसे पूछ रही है कि ये इतने सारे लोग हैं जो कि आपको छोड़ के बीजेपी में चले गए। हालांकि बीजेपी वालों ने भले ही दरवाजे खुले रखे हुए हैं, और बीजेपी वालों का हमेशा ही ये रहता है कि जो भी कोई किसी पार्टी से आए तो उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। मतलब आप संभाल नहीं पा रहे थे उन लोगों को, इसीलिए वहां चले गए। फिर आप उनको गद्दार भी बता देते हैं, फिर आप उन पर कई आरोप भी लगा देते हैं। पहले तो आपके साथ ही थे क्योंकि आप संभाल नहीं पाए, अब वो उनका ये कहना है। मैडम, संभालने की बात नहीं थी, जो गद्दार है, जो बिकने वाले थे, वो इनके यहाँ हंडा परात पर बिके हैं और वो लोग गए हैं। इनके पास न तो वहाँ ग्राउंड जीरो पर कोई वर्कर था और न ही इनका कोई वहाँ नेता है। और इन्होंने आयातित लोगों से जो किया है, जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से क्या है कि जो लोग टीएमसी के गए थे इनके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, उनका विरोध इनके भाजपा के जो ग्राउंड जीरो के जो वहाँ कार्यकर्ता है वो भी कर रहे हैं। और वहाँ की जनता कह रही है कि तुमको तो पिछली बार हमने टीएमसी से जितवाया था, तुम जो है बिक गए जाकर के, तुमको हम किस लिए वोट दे? चलिए ठीक है, 10 साल तक वहां पर टीएमसी का राज रहा है, 10 साल तक वहां पर सरकार रही है। ममता बनर्जी को अपने खुद के काम पर भरोसा होना चाहिए कि मैंने इतना काम वहां पर किया है और उनको जीत हासिल होगी। फिर उसके बाद अगर ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती है तो बौखलाहट टीएमसी की भी यहां पर दिखाई देती है। यानी अगर आपने काम किया हो तो भरोसा आपको होना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी घंटे के लिए बैन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपने काम पर भरोसा है। मुझे अपने काम पर भरोसा है मैडम। ममता बनर्जी ने अपने काम का पूरा रिपोर्ट कार्ड घर घर में पहुंचाया है। और आपको मैं ये बतला दूं कि वहां पर जो सर्वे करने का जो तरीका जो आजकल के चैनल लोग करके दिखाते हैं, विशेष करके हिंदी भाषी के चैनल, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जाइए तो चारों मजहब के लोगों को खोजिए, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, और सभी लोगों से जो है 10-10 के रेशियो में पूछिए प्रश्न, और देखिए कि उनके ममता बनर्जी के ऊपर क्या रिएक्शन मिलता है आपको। लोकप्रियता से दिक्कत है, लोकप्रियता पर सवाल, लोकप्रियता जो है उनकी पूरी चरम पर है, और इसीलिए जो है वो अकेले जो है सिर दहाड़ रही है, अकेले दहाड़ रही है वो। ठीक है प्रीति दुबे जी, अगर प्रीति दुबे जी ममता बनर्जी, ठीक है प्रीति दुबे जी ममता बनर्जी को शेरनी बताया जाता है, करने के तरीके होते हैं। ठीक है प्रीति दुबे जी, ममता बनर्जी को टीएमसी की तरफ से शेरनी बताया जा रहा है कि वो अकेली दहाड़ रही है, और यही वजह है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है। सिर्फ वो अकेली स्टार प्रचारक टीएमसी की है, कोई नहीं है इस समय उनके साथ। जो है नेता हैं वो उतने फेमस नहीं है, उतने मुख्य नहीं है जितनी की ममता बनर्जी है। मतलब पूरी तरीके से ममता वर्सेस मोदी वहां पर मुकाबला है। मैं आपको कुछ समय पीछे लेके जाना चाहूंगी। जब लोकसभा का इलेक्शन था उस समय पे इन लोगों ने महागठबंधन बनाया था।
महागठबंधन की अब कोई चुन आ रहे हैं इनके चुनाव में, किला छोड़ दिया। आज महागठबंधन कोई शरद पवार जी से आज अकेले कैसे छूटे ममता दीदी? ममता दीदी ने महागठबंधन का पीछे छोड़ दिया। अगर आज इस तरीके से रोना हो तो ये चुनावी का रोना नहीं है। हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आप वहाँ रहिए और विधानसभा में हम ममता बनर्जी को ले आएंगे। प्रीति जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। काजल जी, एक ऐसी चीज है कि इनसे पूछिए, ये इतना रोना रो रहे हैं कि अकेली शेरनी, तो बाकी जो शेर उनके साथ थे वो कहाँ चले गए? ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो रहा है, आपकी बात पूरी करेंगे और ब्रेक के बाद यही सवाल होंगे। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गरमाई हुई है क्योंकि ममता बनर्जी के प्रचार पर बैन लगा दिया था इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया, वो भी व्हील चेयर पर बैठकर। प्रीति दुबे जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चर्चा पर वापस आएंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्योंकि पिछले 1 वर्ष से पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। ये लड़ाई देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी की नहीं ये लड़ाई है। समाज के प्रत्येक तबके को एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और इसी देश से आज सभी पूज्य धर्माचार्यों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त करने के लिए हम लोग आज इसके साथ जुड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने
जो अब तक की कार्रवाई चल रही है उसका अनुभव भी किया है और साथ साथ अपने कुछ अनुभव भी यहां पर हमारे सामने बताए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि जिस प्रकार से आपने आस्था से ऊपर मानवता को रखा है, क्योंकि मानव आस्था जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। स्वाभाविक रूप से आज ये मानवता को बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद है प्रदेश की, देश की और दुनिया की। तो इस पूरी लड़ाई में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके देश की इस लड़ाई में, मानवता की इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज ये जो है संवाद आयोजित किया गया है। आपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी आप जुड़े हैं, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मनोहर, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से। मैं मौलाना साहब से अनुरोध करूंगा कि बात करें। पहले मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब, तमाम सीनियर ऑफिसर्स और तमाम रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर्स के खिदमत में सलाम करता हूँ। और उत्तर प्रदेश जो भी दुनिया के कई कंट्रीज से कहीं बड़ा एक प्रदेश है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से हमारे मोहतरम योगी आदित्यनाथ साहब के लीडरशिप में जितने बड़े पैमाने पर कोविड-19 के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, किए गए हैं, उसके लिए हम तमाम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। और पिछले एक साल में जितनी भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई हैं, हम सभी मजहबी रहनुमाओं ने, चाहे ईद हो, बकरीद हो या होली, दिवाली हो, क्रिसमस हो, हर मौके पर उसको फॉलो किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जो टीका उत्सव की बात कही गई, इस मौके पर हमने कल खुद वैक्सीनेशन कराया है और हम यहाँ बहुत बड़ी टीम ने वैक्सीनेशन कराया है। सिर्फ मैं ये बात चीफ मिनिस्टर साहब के खिदमत में करना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों की तरफ से गाइडलाइन होगी उसको इन लेटर एंड स्प्रिट हम सबको फॉलो करेंगे और कर रहे हैं। सिर्फ एक गुजारिश है कि हमारे मुख्य सचिव साहब की तरफ से जो ऑर्डर इशू हुआ है कि जो खुले मैदान है वहाँ पे उसके 50% कैपेसिटी के हिसाब से 100 लोग जमा हो सकते हैं और जो बंद स्थान है उसमें 50 लोग। तो क्या ये मुमकिन है कि यही ऑर्डर इबादत गाहों पर भी लागू हो जाए? और आप जानते हैं कि आज से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमको फोन करके आपसे रिक्वेस्ट करने को किया है, तमाम उलमा ने, कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है वो सब मस्जिद में फॉलो किया जाएगा। और नाइट कर्फ्यू अगर 1 घंटे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए तो उससे दुकानदारों को भी बड़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन 2 गुजारिशात और रिक्वेस्ट पर अगर आप तवज्जो दे दें तो सबको बहुत राहत होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उसको हम लोग अपनी इबादत गाहों में एज इट इज इम्प्लीमेंट कराएंगे। शुक्रिया। मौलाना साहब, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी 2020 में जब हम लोगों ने संवाद बनाया था उस समय प्रदेश में आप सभी लोगों ने शासन के इस प्रोटोकॉल के अनुसार ही प्रदेश की जनता से और अपने सभी अनुयायियों से इसके लिए अपील भी जारी की थी और उन सबको इस बारे में निर्देश भी जारी किया था कि इस समय मानवता को बचाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये निर्देश उसी में जारी किए हैं। आपने कुछ सुझाव दिए हैं, सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो भी इस संबंध में आवश्यक जो भी निर्णय होगा उसके बारे में अवश्य आपको अवगत कराएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 1 वर्ष से जो लड़ाई चल रही है इसमें आप सभी लोगों का जो सकारात्मक योगदान रहा है वह सचमुच अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आपको भी और सभी जितने भी धर्माचार्यगण हैं, सभी धर्म गुरुओं का ऐसे इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मौलाना
कल्बे जवाद साहब भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा मौलाना साहब से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ और जो गवर्नर साहबान की खिदमत में भी। और वाकई हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरे भारतवर्ष की तुलना में और पूरे विश्व की तुलना में सबसे कम जो केसेस हुए हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इससे अंदाजा होता है कि हमारी हुकूमत इस सिलसिले में कितनी ज्यादा उससे समर्थ रही है कि उसने सबको ज्यादा कंट्रोल कर सके। तो इस पर हमें काफी गर्व है और पूरी तरह से हम लोग आमादा हैं कि जो भी जो स्पर्श। तो वर्चुअल मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अलग अलग धर्मगुरुओं के साथ में मीटिंग कर रहे थे और ये जो मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण। हम वापस चर्चा पर आएंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रीति दुबे जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि लगातार जो आरोप है टीएमसी की तरफ से यही लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बैन लगाया है ममता बनर्जी पर, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता भी टीएमसी की तरफ से अब से पहले बताया जा चुका है। ठीक है, अब सवाल यह है कि रात को 8 बजे तक बैन लगाया गया है, उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर जनसभा करेंगी, संबोधित करेंगी, तो कब तक रोकेंगे उनको इस तरीके से? आप ये तो आपका जो ये क्वेश्चन है काजल जी, ये आप गलत क्वेश्चन है हमारे से, क्योंकि मैं बीजेपी का पक्ष रख रही हूँ। तो ये तो चुनाव आयोग बताएगा ना। नहीं, आप बीजेपी का पक्ष रख रही हैं वो मुझे भी पता है। आप बीजेपी का पक्ष रख रही हैं वो मुझे भी पता है। हाँ, आपने पूछा कि क्या हम उन्हें रोक रहे हैं। हाँ, हम उन्हें क्योंकि ये टीएमसी वालों का कहना है कि आप उनको रोक रहे हैं, इसीलिए मेरा सवाल एकदम सही है। सवाल गलत नहीं है, सवाल एकदम सही है, क्योंकि टीएमसी का कहना है कि आप रोक रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, लेकिन क्या आप बताइए चुनाव आयोग, आप खुद बताइए कि चुनाव आयोग क्या बीजेपी के हाथ में खेल रहा है? यही मेरा सवाल है, यही आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि पहले ममता बनर्जी चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता बता चुकी हैं। यही चुनाव आयोग पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। जब भी इलेक्शन हुए तब चुनाव आयोग पे आरोप क्यों नहीं लगे? आज क्यों आरोप लग रहे हैं? आज बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो भी अपना ये दूसरा टेन्योर पूरा कर रही है और महागठबंधन ये लेके आ रहे थे। अब हमेशा से जब ये हारने लगते हैं, या तो ये ईवीएम का रोना रोने लगते हैं और या तो ये चुनाव आयोग पे रोना रोने लगते हैं। भैया, आपने जब अपनी टांग तोड़ के रिपोर्ट लगाई थी चुनाव आयोग के पास में, जब उसका निरीक्षण किया गया, जब उसका प्रमाण मांगा गया, तो पता चला कि ये तो फर्जी चल रहा है। तो आप ये बताइए कि ये तो चुनाव आयोग अपना निरीक्षण कर रही है, चुनाव आयोग के हाथ में सारा इस समय सारी फोर्स लगी हुई है, वो अपना निर्णय लेगी। बीजेपी पार्टी अपना कार्य कर रही है। जो प्रतिपक्ष होने के नाते हमारा कर्म है, हमारा भी धर्मनिरपेक्ष ये भारत है, लोकतंत्र है, हम भी तो अपना पक्ष रखेंगे। ममता बनर्जी को चोट लग जाती है बार बार बीजेपी की तरफ से, ये क्यों कहा जाता है कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं? तो बताइए कि ये जब उनकी एक टांग में लगा हुआ है, वो टांग आराम से उठ जाती है। अब मुख्तार अंसारी भी व्हील चेयर ही लेके आए थे, जैसी एम्बुलेंस यूपी में आती है वो वॉकिंग होके चले जाते हैं। तो यही हाल जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो भी उठ खड़ी होंगी। बीजेपी को पूरा भरोसा है जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो उठ के खड़े। ये हार की बौखलाहट है और बंगाल की जनता दहाड़ दहाड़ के कह रही है कि बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। बिष्णुपुर की एक घटना है कि टीएमसी के नेताओं ने वोट देने नहीं दिया महिला को। महिला जीत के कह रही है कि मैं वोट दूंगी, आप चाहे जो कर लीजिए। तो आप ये बताइए कि ये सारी घटनाएं, ये जितना बंगाल के चुनाव में हिंसा हो रही है, ये कौन कर रहा है हिंसा? लॉकेट चटर्जी के गाड़ी पे हमला होता है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा में बिलीव नहीं करते। अगर है तो फेयर गेम करिए, राजनीति है भैया, हार होगी या तो जीत होगी। बौखलाहट क्यों, हिंसा क्यों? और आप माइनॉरिटी से वोट मांग रही हैं, हमने नहीं मांगा। हमारे लिए लोकतंत्र है, हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तभी भी हमको सांप्रदायिक बोला जाता है। क्या मोदी जी ने जब लोगों को गैस दिया था, तो क्या आप जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन है, उन्होंने वीडियो पे आके चिल्ला चिल्ला के बोला है कि मोदी जी हमारे लिए जो 3 तलाक का उन्होंने काम किया, जो उन्होंने हमारे घरों में ये गैस दिया है, चूल्हे दिए हैं, ये चीज बंगाल की जनता क्यों
तो ममता बनर्जी को जवाब देना है, ये हमको जवाब नहीं देना है। हम तो अब आ रहे, हमने तो बोला हमने अपना कार्य कर दिया है, हमारे कार्य को देख के बंगाल की जनता बोल रही है कि नहीं। ठीक है, पीएस पांडे जी से आपका जवाब लेते हैं। ठीक है, पीएस पांडे जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएस पांडे जी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि प्रीति दुबे जी ने आपसे पूछे, आपने खुद भी सुन लिए होंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है टीएमसी की, इसके अलावा कुछ नहीं है। काजल जी मेरा एक तो ये वीडियो जो है फ्रीज हो गया है, लेकिन अगर आपके यहाँ तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपना पक्ष रखिए। तो प्रीति जी को पहला प्रश्न उनका ये था लोकतंत्र की बात सही थी, और दूसरा कह रहे थे कि अगर आप में के यहाँ अगर अकेले वो शेरने हैं तो बाकी नेता कहाँ चले गए। लोकतंत्र की परिभाषा तो ये ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र जो है अगर एक राज्य में हार जाएंगी तो क्या जाएगा इनका, लेकिन नहीं, इनको मणिपुर भी चाहिए, बिहार भी चाहिए, जैसा कि लोकतंत्र इन्होंने दिखाया है। ये तो सर्वसार है इस पॉइंट पर कि जनता के मैंडेट को ये लोग रोकने वाले हैं, ये लोग सर्वसार दिखा करके लोगों को फॉर्म में चलाते हैं। दूसरा चीज हमें आपसे कह रहे हैं कि ये जो कहेंगे कि आप यहाँ अकेले कर ले, बाकी के नेता कहाँ चले गए, और मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी के नेता जो हमारे यहाँ थे चलिए ठीक है, बौखलाहट किसकी है ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है। दोनों पार्टियां लगातार जीत के दावे कर रही है, बीजेपी भी और टीएमसी की, क्योंकि सीधा मुकाबला इस समय पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस मोदी, जिसके चलते लगातार जो कार्रवाई की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीधा सीधा टीएमसी का आरोप है कि ये कार्रवाई बीजेपी ने करवाई है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। देश ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ICMR IT ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ICMR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।